कथा का आरंभ एक दुखद घटना से होता है, जहां कुछ व्यक्ति बंदूकें और भाला लेकर तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। वे चिंतित हैं कि कहीं देर न हो जाए। संभवतः उन्हें कुछ बच्चों की जान बचानी है। इसी दौरान एक वयोवृद्ध व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। उसका नाम पॉल एजकॉम है। अब वो एक वृद्धाश्रम में निवास करता है, परंतु आयु के बावजूद आज भी स्वावलंबी है। प्रातः उठते ही वह तैयार होता है और केवल 2 सूखे टोस्ट मांगता है। वहां कार्यरत एक कर्मचारी समझ जाता है कि पॉल आज कहीं बाहर जाने की योजना बना रहा है, शायद पहाड़ियों में घूमने, जो कि नियमों के विरुद्ध है। परंतु वो कर्मचारी कुछ नहीं कहता। पॉल भी चुपचाप बैठकर फिल्म देखने लगता है। तभी एक दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है। उसकी पुरानी सहेली एलन पास आकर उसे शांत कराती है। दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे कभी-कभी पुरानी स्मृतियां अचानक लौटकर हृदय को अत्यंत भारी कर देती हैं। अब कहानी 28 वर्ष पीछे चली जाती है, उस समय जब अमेरिका में महामंदी चल रही थी। रोजगार पाना और बनाए रखना अत्यंत कठिन था। परंतु पॉल उस समय एक जेल में कार्य करता था, मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के ब्लॉक में। उस स्थान को द लास्ट माइल कहा जाता था और टाइल्स के प्रत्येक भाग पर खून के छींटे थे। पॉल को एक गंभीर मूत्राशय संक्रमण हो गया था। उसके साथी गार्ड ब्रूटल और डीन ने उसे विश्राम करने और चिकित्सक के पास जाने को कहा, परंतु पॉल ने मना कर दिया क्योंकि उसी दिन जेल में एक नया कैदी आने वाला था। कुछ समय पश्चात जेल के फाटक पर एक वैन आती है। उसमें 2 गार्ड होते हैं, एक नया अहंकारी और चिड़चिड़ा गार्ड पर्सी और दूसरा अनुभवी अधिकारी हैरी। जैसे ही कैदी उतरता है, सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो व्यक्ति अत्यंत विशालकाय है, इतना लंबा कि ब्रूटल जैसा बलशाली गार्ड भी उसके सामने छोटा प्रतीत होता है। पर्सी, जो सदा अशिष्टता करता है, सबको परेशान करता है, वह इस बार भी टीम को तंग करता है। पॉल उस बड़े कैदी से पूछता है, कोई परेशानी तो नहीं करोगे ना? वह कैदी भय और लज्जा से धीरे से उत्तर देता है, नहीं बॉस। और फिर बिना किसी विरोध के नए कैदी की बेड़ियां खोल दी जाती है। अब तक स्पष्ट हो चुका था कि यह नया कैदी थोड़ा मंदबुद्धि है। वो ठीक से लिख पढ़ भी नहीं सकता। जब पॉल उसका नाम पूछता है तो वो धीरे से कहता है, कॉफी, जैसे पीने वाला कॉफी। परंतु वर्तनी भिन्न है। वो अत्यंत शर्मिंदगी के साथ पूछता है, क्या रात में प्रकाश जलता रहता है? क्योंकि उसे अंधकार से बहुत भय लगता है। पॉल उसे बताता है कि ग्रीन माइल की लाइटें पूरी रात जलती रहती हैं। पॉल को यह सुनकर आश्चर्य होता है। वह तत्काल उस कैदी की फाइल मंगवाता है। हैरी उसे बताता है कि यह मामला अत्यंत भयावह और कष्टदायक है। एक छोटे से गांव से 2 बहनों का अपहरण कर लिया गया था। जब ग्रामीणों ने उनकी खोज की तो एक खेत में कॉफी बैठा हुआ मिला। दोनों बच्चियों के शव उसकी गोद में थे। वह जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे अचानक एहसास हुआ हो कि क्या हो गया। पर्सी राज्यपाल के संबंधी है, इसलिए उसे सीधे हटाना सरल नहीं है। परंतु पर्सी अब एक मानसिक चिकित्सालय में स्थानांतरण के लिए नजर लगाए बैठा है। वास्तव में उसे मनोरोगियों में विचित्र सी रुचि है। पॉल को लगता है कि पर्सी बहुत पहले ही जा सकता था, परंतु वह केवल फांसी की सजा को निकट से देखने के लिए ठहरा हुआ है। गार्ड्स भी ये समझ चुके हैं कि यदि किसी कैदी की मृत्यु देखकर पर्सी चला जाता है तो वे लोग प्रसन्नतापूर्वक उसका अंतिम प्रदर्शन दिखाने को तैयार हैं। रात में पॉल बिस्तर पर लेटा हुआ था, परंतु निद्रा उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था, यदि ईश्वर है तो फिर जॉन कॉफी जैसा व्यक्ति इतना भीषण अपराध कैसे कर सकता है? उसकी पत्नी उसे शांत कराने का प्रयास करती है और अपने पास बुलाती है, परंतु पॉल मना कर देता है। वो बहाना बनाता है कि उसके शरीर में अभी भी संक्रमण है। अगले दिन जेल में कुछ विचित्र घटित होता है। एक छोटा सा चूहा बिना डरे सीधे हॉलवे में आ जाता है। ब्रूटल उसे भगाने का प्रयास करता है और वह चूहा भागकर उस कक्ष में घुस जाता है जिसे पूर्व में हिंसक कैदियों के लिए प्रयोग किया जाता था। फिलहाल वह कक्ष कबाड़ से भरा पड़ा था। गार्ड्स उस कक्ष को उलट पलट कर खोजते हैं, परंतु चूहा कहीं नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद वह चुपचाप पुनः बाहर आ जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। पर्सी चूहा देखता है और क्रोधित हो उठता है। हमें कैदियों को बिना कारण डराने की आवश्यकता नहीं है। पर्सी,
गार्ड्स का कार्य होता है जेल में शांति बनाए रखना, क्योंकि डेथ रो में रखे गए कैदी मानसिक रूप से अत्यंत दुर्बल होते हैं। तभी पॉल बीच में आता है और मामला संभालता है। सभी जानते थे कि पर्सी के पास प्रभाव है। वह ऊपर तक शिकायत करके किसी को भी नौकरी से निकलवा सकता है। परंतु अब पॉल भी थक चुका था। वो स्पष्ट कह देता है, यदि अगली बार तुमने कोई सीमा पार की तो हम सभी तैयार हैं अपनी नौकरी गंवाने के लिए। परंतु अब कोई पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर बाद कैदी बिटरबग को उसकी पत्नी और पुत्री से अंतिम बार मिलवाया जाता है। उधर जेल के गार्ड्स फांसी की प्रक्रिया की पूर्वाभ्यास कर रहे होते हैं। एक वृद्ध सफाई कर्मी कैदी की भूमिका निभाता है। जब उसे विद्युत कुर्सी पर बांधा जाता है तो वह लगातार फूहड़ मजाक करता रहता है। गार्ड्स अपनी हंसी रोक नहीं पाते। इस प्रकार का काला हास्य ही उन्हें मानसिक रूप से संभाले रखता है। पॉल, जो कि टीम का प्रभारी है, उन्हें डांटता है, परंतु वह भी समझता है कि यह सब मानव बने रहने का एक तरीका है। वास्तविक फांसी के समय किसी भी प्रकार की हंसी या मजाक की अनुमति नहीं होती। वहीं दूसरी ओर पर्सी सब कुछ बहुत ही विचित्र रुचि से देख रहा होता है, मानो उसे इस सब में आनंद आ रहा हो। कैदी के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाने से पूर्व गीला स्पंज रखा जाता है ताकि विद्युत धारा तीव्रता से शरीर में प्रवेश करे और मृत्यु शीघ्र और कम पीड़ा में हो। सायंकाल बिटरबग की खोपड़ी का ऊपरी भाग मुंडवाया जाता है ताकि धारा अच्छे से संचारित हो। फिर पॉल उससे उसकी अंतिम बातचीत करता है। बिटरबग कहता है कि उसे लगता है यदि कोई व्यक्ति अपने अपराधों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, शायद यही स्वर्ग है। फिर भी बिटरबग भीतर से भयभीत होता है। पॉल उसे शांत करने का पूरा प्रयास करता है। रात में उसे गवाहों के समक्ष विद्युत कुर्सी पर बैठाया जाता है। एक गार्ड घोषणा करता है, आपके शरीर में विद्युत धारा छोड़ी जाएगी जब तक आपकी मृत्यु न हो जाए। ईश्वर आपकी आत्मा पर दया करे। ब्रूटल स्विच खींचता है। पूरे कक्ष में चीखें गूंज जाती हैं। जब चिकित्सक उसकी नब्ज जांचता है तो पता चलता है वो अभी जीवित है। दूसरा झटका उसे पूर्णतः शांत कर देता है। फिर पर्सी अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आता। वो धीरे से कहता है, अलविदा चीफ, नरक से पोस्ट कार्ड भेजना, बताना गर्मी कितनी है। ब्रूटल क्रोध में उसे एक तरफ धकेलता है और शव को व्हीलचेयर पर ले जाता है। बाद में पॉल पर्सी से बात करता है कि अब उसे डेथ रो, मृत्युदंड वाले ब्लॉक से स्थानांतरित कर दिया जाए। परंतु पर्सी की इच्छा कुछ और है। उसे केवल अगली फांसी देखनी नहीं है, उसे अंजाम देना है। पॉल थोड़ी हिचकिचाहट के पश्चात हाँ कर देता है। अगले दिन वही छोटा चूहा पुनः दिखाई देता है। इस बार वह सीधा डेल की सेल में चला जाता है। डेल उसे देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उसका नाम रखता है मिस्टर जिंगल्स। और शीघ्र ही सभी को समझ में आ जाता है यह चूहा काफी बुद्धिमान है। वह छोटा चूहा अब डेल का विश्वस्त मित्र बन चुका था। वह उसके कहने पर धागे की रील के ऊपर से ऐसे लुढ़कता जैसे सर्कस में करतब दिखा रहा हो। पर्सी भी अब थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह चूहे को एक खाली सिगार बॉक्स में घर बनाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद जेल का वार्डन हेलमूर्स उसके पास एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आता है। एक नया कैदी आ रहा है जिसका नाम है विलियम वार्टन, परंतु सभी उसे वाइल्ड बिल कहते हैं। वो अत्यंत खतरनाक है। उस पर 3 व्यक्तियों की हत्या का आरोप है, जिनमें एक गर्भवती महिला भी सम्मिलित थी। फिर अचानक हेल का चेहरा बदल जाता है। अब वह केवल कार्य की बात नहीं कर रहा था। वह टूट जाता है और कहता है उसकी पत्नी मेलिंडा को ब्रेन ट्यूमर है और चिकित्सक कह चुके हैं कि अब कोई आशा नहीं बची। हेल को समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात मेलिंडा को कैसे बताए। उधर पॉल की दशा भी खराब हो रही थी। उसके शरीर में पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वह सोचता है कि अब चिकित्सक के पास जाना ही पड़ेगा, परंतु उससे पहले उन्हें वाइल्ड बिल को जेल लाना है। अगले दिन प्रातः डीन, हैरी और पर्सी उसे लेने जाते हैं। बिल को जब लाया जाता है तो उसे देखकर लगता है मानो वह कोई ज़ोंबी हो, औषधियों के प्रभाव से पूर्णतः सुस्त। परंतु जैसे ही वो ग्रीन माइल में पहुंचता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। पॉल स्वयं ज्वर से पसीने पसीने होता है और तभी वाइल्ड बिल अचानक जाग उठता है। वो पहले पर्सी को सिर से मारता है, फिर डीन की गर्दन में जंजीर लपेट देता है। पॉल उसे रोकने जाता है, परंतु बिल उसे बीच में ही लात मारता है, ठीक उसी स्थान पर जहां पॉल को पूर्व से पीड़ा थी। पॉल पीड़ा से धरती पर गिर जाता है।
वृद्ध हैरी भी उसे संभाल नहीं पाता। पर्सी एक कोने में खड़ा रह जाता है, मानो कोई भयभीत बालक हो। तभी ब्रूटल वहां पहुंचता है और वाइल्ड बिल को जोरदार प्रहार मारकर अचेत कर देता है। वह चुपचाप उसे देखता है और बुदबुदाता है, सृष्टि ऐसे लोग बनाती कैसे है। पॉल घायल गार्ड्स को चिकित्सक के पास भेज देता है और गार्ड्स को रिपोर्ट लिखने का आदेश देता है, परंतु स्वयं माइल पर रुकता है, जबकि वह स्वयं पीड़ा में खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता। तभी जॉन कॉफी उसे आवाज देता है। पॉल कहता है, ये उचित समय नहीं है, परंतु फिर भी धीरे धीरे उसके पास जाता है। कॉफी अचानक उसे पकड़कर लोहे की सलाखों के पास खींच लेता है। डेल चिल्लाता है, कोई सहायता करो, परंतु तब कॉफी अपना एक विशाल हाथ पॉल की कमर पर उस जख्मी भाग पर रख देता है। अचानक सेल की लाइट तीव्र चमकती है और फट जाती है। कॉफी पॉल को छोड़ देता है और स्वयं जोर जोर से खांसने लगता है। उसके मुख से एक काली धूल जैसा गुबार निकलता है जो वायु में ऊपर उठता है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। कॉफी धीरे से कहता है, मैंने तुम्हारा दर्द अपने भीतर ले लिया। वो थका हुआ सा बिस्तर पर गिर जाता है और गहरी निद्रा में चला जाता है। पॉल आश्चर्यचकित और व्याकुल होकर शौचालय जाता है और स्तब्ध रह जाता है। उसका समस्त दर्द लुप्त हो चुका था। उसे लगता है मानो वो पुनः नया जन्म लेकर उठा हो। अगली प्रातः पॉल अवकाश लेता है और उस वकील से मिलने जाता है जिसने न्यायालय में जॉन कॉफी का मामला लड़ा था। परंतु वकील कहता है कि कॉफी के अतीत का कोई अभिलेख नहीं है, मानो वो अचानक आकाश से टपक पड़ा हो। पॉल अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि कॉफी कोई हिंसक व्यक्ति है, परंतु वकील अपने निर्णय पर अड़ा रहता है। वो एक किस्सा सुनाता है। उसके परिवार ने कभी एक सीधा सादा कुत्ता पाला था। वह सदा शांत रहता था, परंतु एक दिन अचानक उसके पुत्र पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में पुत्र की एक आंख चली गई। अगले दिन पॉल जॉन कॉफी के लिए अपनी पत्नी के हाथ का बना कॉर्नब्रेड लेकर आता है। कॉफी वह ब्रेड डेल और मिस्टर जिंगल्स के साथ भी बांटता है। उधर वाइल्ड बिल भी ब्रेड मांगता है, परंतु कोई उसकी बात नहीं सुनता। क्रोध में बी और उसे दंड स्वरूप एकांत कारावास में बंद कर देते हैं। बिल वहां से निकलकर कहता है कि अब वो सुधर जाएगा, परंतु फिर कुछ ही देर में वह सफाई कर्मी से एक पाई खरीदता है और ब्रूटल के मुख पर्दे मारता है। सीधा पुनः वापस एकांत कारावास भेज दिया जाता है। इधर डेल की फांसी की तिथि निकट आ रही है, परंतु उसके पास कोई अपना नहीं है जिससे वो अंतिम बार मिल सके। तो गार्ड स्वयं ही एक छोटा सा नाटक करते हैं। वे एक सर्कस टीम बनकर डेल से मिलने आते हैं, यह दिखाने के लिए कि वे उसके प्रसिद्ध चूहे मिस्टर जिंगल्स का प्रदर्शन देखने आए हैं। वहीं दूसरी ओर पॉल पर्सी को फांसी की पूर्वाभ्यास करवाता है और ये बार ठीक ठाक हो जाता है। इसके बाद पर्सी देखता है कि डेल अपनी सेल में प्रसन्न होकर लौट रहा है। लग रहा था कि अब शायद पर्सी भी सुधर जाए, परंतु तभी वो अचानक डेल को मजाक में डरा देता है। डेल बुरी तरह से गिर जाता है और सिर पर चोट खा बैठता है। पर्सी जोर जोर से हंसता है और कहता है कि वो केवल मजाक कर रहा था। तभी वाइल्ड बिल सलाखों से हाथ निकालकर उसे पकड़ लेता है और गंदी बातें करता है। कुछ ही क्षण में वह उसे छोड़ देता है, परंतु पर्सी भय के मारे कांपने लगता है। मोर्टन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तू तो छोटी बच्ची निकला। डेल जोर जोर से हंसता है और पर्सी की दशा ऐसी हो जाती है कि वह भय के मारे मूत्र त्याग देता है। लज्जा से उन्मत्त पर्सी सबसे प्रार्थना करता है कि ये बात किसी को न बताए। पॉल शांति से कहता है, माइल पर जो घटित होता है वह माइल पर ही रह जाता है, परंतु डेल मौन नहीं रहता। वो बार बार पर्सी को चिढ़ाता रहता है। इधर डेल की फांसी का दिन आ चुका है। वो अब केवल एक वस्तु को लेकर चिंतित है, मिस्टर जिंगल्स का क्या होगा। पॉल कहता है कि वह स्वयं उसका ध्यान रखेगा, परंतु डेल सोचता है कि जंगल के पास रहकर चूहा भयभीत हो जाएगा। तभी ब्रूटल एक कहानी गढ़ देता है। माउसविल, एक स्थान जहां चूहे सर्कस में प्रदर्शन करते हैं, लोगों की तालियां प्राप्त करते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। डेल की आंखों में चमक आ जाती है, मानो किसी बालक को स्वप्न मिल गया हो। अचानक मिस्टर जिंगल्स रील के पीछे दौड़ते हुए बाहर आ जाता है और तभी पर्सी जानबूझकर उस पर पैर रखकर उसे कुचल देता है, फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। डेल फूट फूट कर रोने लगता है। कॉफी धीरे से हाथ बढ़ाता है और कहता है, शीघ्रता करो। पॉल टूटे हुए चूहे को कॉफी को देता है।
कॉफी उसे उठाकर अपने मुख से गहरी श्वास छोड़ता है। एक तीव्र प्रकाश होता है और तभी मिस्टर जिंगल्स पुनः जीवित होकर दौड़ते हुए डेल के पास चला जाता है। कॉफी पुनः काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकालता है और थककर बैठ जाता है। गार्ड्स आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पॉल और ब्रूटल पर्सी के पास जाकर उसे डांटते हैं। वे कहते हैं कि वह एक छोटे से चूहे को भी मारने में असफल रहा, मानो वह किसी भी काम का नहीं है। पर्सी को लगता है कि सभी लोग मिलकर उसका मजाक बना रहे हैं। ब्रूटल पर्सी को फिर से पकड़ लेता है और पॉल स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि डेल की फांसी के बाद पर्सी को जेल छोड़नी होगी, नहीं तो सभी गार्ड उसके खिलाफ गवाही देंगे और उसकी वास्तविक पहचान सबके सामने उजागर करेंगे। डर के मारे पर्सी मान जाता है और दोनों हाथ मिलाकर समझौता कर लेते हैं। रात में डेल शांति से अपनी फांसी के लिए बाहर आता है। वह मिस्टर जिंगल्स को पॉल के कंधे पर रखता है और कहता है कि वह अपने दोस्त का ख्याल रखे, लेकिन चूहे को फांसी के समय साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए जॉन कॉफी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। डेल चूहे से प्यार से विदा लेता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जैसे ही डेल कुर्सी तक पहुंचता है, उसकी नजर दूर खड़े पर्सी पर पड़ती है, जो मजा ले रहा होता है। डेल आखिरी बार पॉल से कहता है कि मिस्टर जिंगल्स को कभी न भूले। तभी पर्सी एक गंदी चाल चलता है और जोर से चिल्लाकर डेल को बताता है कि माउसविल एक झूठी कहानी थी, जिसे केवल उसे बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ा गया था। इसके बाद जो स्पंज डेल के सिर पर रखा जाना था ताकि उसकी मौत जल्दी और आसानी से हो, पर्सी जानबूझकर उसे पानी में भिगोता ही नहीं है। पॉल कुछ समझ पाता उससे पहले ही पर्सी सिग्नल दे देता है और स्विच ऑन हो जाता है। डेल भयानक रूप से झटके खाने लगता है, उसकी चीखें गूंजने लगती हैं और उसके शरीर से धुआं और आग निकलने लगती है। वहीं जॉन कॉफी अपनी सेल में वैसे ही तड़पने लगता है, मानो वह डेल का दर्द स्वयं महसूस कर रहा हो। वाइल्ड बिल दूर से पागलों की तरह हंस रहा होता है। पॉल उम्मीद करता है कि डेल जल्दी मर जाए, लेकिन दर्द लंबे समय तक चलता है। दर्शक घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। पॉल पर्सी को खींचकर सामने लाता है और कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। जैसे ही डेल शांत होता है, ब्रूटल गुस्से में पर्सी से कहता है कि आग बुझाना बाद में होगा। पर्सी बचाव में कहता है कि उसे नहीं पता था कि स्पंज को गीला करना जरूरी है। ब्रूटल का सब्र टूट जाता है और वह पर्सी को जोरदार थप्पड़ मारता है। डेल की फांसी के बाद हवालात वार्डन गुस्से में पॉल से जवाब मांगता है, लेकिन पॉल समझ जाता है कि अभी सबसे जरूरी काम पर्सी को वहां से हटाना है, इसलिए वो उसे बचा लेता है ताकि उसका ट्रांसफर का सौदा बना रहे। फिर पॉल जॉन कॉफी के पास जाता है, जो चुपचाप रो रहा होता है। कॉफी कहता है कि उसने डेल का सारा दर्द महसूस किया और अब वो बहुत थक गया है। वहीं मिस्टर जिंगल्स डर के मारे फिर से आइसोलेशन सेल में छिप गया है। कॉफी वहीं चुपचाप सो जाता है। सप्ताहांत में पॉल और उसकी पत्नी हॉल और मेलिंडा से मिलने जाते हैं। मेलिंडा थोड़ी बेहतर लगती है, लेकिन हॉल बताता है कि कभी कभी वो अजीब तरह से चिल्लाने लगती है। अगले दिन पॉल गार्ड्स को लंच पर बुलाता है और पहली बार सबको बताता है कि जॉन कॉफी ने उसे चमत्कारिक ढंग से कैसे ठीक किया था। फिर वह एक पागलपन भरी बात कहता है, क्यों न वे कॉफी को एक रात के लिए जेल से बाहर ले जाएं, ताकि मेलिंडा को ठीक किया जा सके। सब चौंक जाते हैं। अगर पकड़े गए तो जेल की सजा तय है और कॉफी एक सजायाफ्ता अपराधी है। लेकिन पॉल पहली बार खुलकर कहता है कि जॉन कॉफी निर्दोष है और ऐसा चमत्कार किसी बुरे इंसान के पास नहीं हो सकता। आखिरकार बाकी गार्ड्स भी मान जाते हैं। योजना की रात वे वाइल्ड बिल को इतना तेज इंजेक्शन देते हैं कि एक घोड़ा भी गिर जाए। फिर वे पर्सी को स्ट्रेट जैकेट में बांधते हैं, उसका मुंह बंद करते हैं और उसे आइसोलेशन रूम में बंद कर देते हैं। पॉल कहता है कि यह डेल के लिए है और अब पर्सी सोचे कि उसने उसके साथ क्या किया। पर्सी कुछ समझ नहीं पाता। डीन जेल में रुक जाता है क्योंकि वह सबसे छोटा है और उसका परिवार है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह कहेगा कि बाकी गार्ड बाहर गए हैं और कॉफी आइसोलेशन में ही है। वहीं कॉफी को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि कुछ होने वाला है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी खुशी साफ दिखती है, लेकिन तभी अचानक वाइल्ड बिल उस पर झपटता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही बिल ने कॉफी को छुआ, एक पल में जॉन की आंखें चमकी और ऊपर की सारी लाइटें फटकर बिखर गई।
बिल बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद कॉफी खुले आसमान के नीचे खड़ा होता है। वो घास उठाकर उसकी खुशबू लेता है और सबको भी ऐसा करने के लिए कहता है। सब चुपचाप सांस लेते हैं, मानो जीवन को महसूस कर रहे हों। फिर सब ट्रक में बैठकर हॉल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कॉफी को पहले से पता होता है कि उसे किसकी मदद करनी है। हॉल दरवाजे पर बंदूक लेकर आता है। उसे लगता है कि वे जेल से भाग निकले हैं। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉफी खुद आगे बढ़कर शांति से अंदर चला जाता है। हॉल हैरान रह जाता है और रास्ता छोड़ देता है। कॉफी सीधा मेलिंडा के पास जाता है, जो बीमार पड़ी है। वो उसके चेहरे के पास झुकता है और जैसे ही उनके होंठ मिलते हैं, कमरे की लाइटें तेज चमकने लगती हैं। घर हिलता है, हर चीज रुक सी जाती है। कॉफी उसके अंदर का सारा दर्द और ट्यूमर अपने अंदर खींच लेता है और खुद घुटने टेक देता है। लेकिन इस बार वो उस जहर को बाहर नहीं निकालता, बल्कि सब कुछ अपने अंदर ही रख लेता है। अगले पल मेलिंडा की आंखें खुलती हैं और वह कहती है कि उसे सब कुछ ठीक लग रहा है। वो कॉफी को देखकर उसका नाम पूछती है। कॉफी मुस्कुराकर कहता है, जॉन कॉफी, मैम। मेलिंडा बताती है कि उसने एक सपना देखा था जहां अंधेरे में उसकी मुलाकात कॉफी से हुई थी और वह उसे एक सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट देती है। गार्ड्स थके हुए जॉन को ट्रक में वापस ले आते हैं। ब्रूटल सोचता है कि शायद कॉफी ने जानबूझकर ट्यूमर अपने अंदर रखा ताकि वो खुद मर सके और उसे फांसी न दी जाए। जेल लौटकर वे कॉफी को उसके बिस्तर पर लिटा देते हैं। फिर पर्सी को आइसोलेशन से बाहर लाते हैं, लेकिन पर्सी में कोई बदलाव नहीं आता। वो और भी ज्यादा घमंडी लगने लगता है। जैसे ही वह सेल के पास से गुजरता है, कॉफी अचानक उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबोच लेता है। फिर अपने मुंह से वही काले धुएं जैसा जहर पर्सी के अंदर फूंक देता है। गार्ड्स दौड़कर पर्सी को देखते हैं। वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी आंखें सुन्न और खोई हुई हैं। फिर वो धीरे धीरे मुख्य क्षेत्र में चलता है और अचानक रुककर अपनी बंदूक निकालता है और वाइल्ड बिल पर 6 गोलियां चला देता है, जो सीधे लगती है। जैसे ही पर्सी जमीन पर गिरता है, उसके मुंह से फिर वही काला धुआं निकलता है। पॉल सबसे पहले भागकर जॉन कॉफी के पास जाता है। कॉफी कहता है कि उसने वही किया जो जरूरी था। दोनों बुरे लोगों को सजा दी। जब वाइल्ड बिल ने पहले उसका हाथ पकड़ा था, तभी कॉफी ने उसकी सारी सच्चाई देख ली थी। अब वह पॉल को भी वो सब दिखाना चाहता है। जैसे ही पॉल उसका हाथ पकड़ता है, एक भयानक दृश्य उसके सामने आता है। उन दोनों बच्चियों की आखिरी रात की पूरी सच्चाई। वह देखता है कि बिल पहले उनके घर में काम करता था और फिर एक रात उन्हें जंगल में ले गया। बिल ने धमकी दी कि अगर एक ने भी चिल्लाया तो दूसरी को मार देगा, लेकिन बहनों ने डर के मारे चुपचाप सह लिया और वही प्यार उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया। पॉल का पूरा शरीर कांपने लगता है और सारी लाइटें फट जाती हैं। कॉफी कहता है कि ऐसा दर्द वो हर दिन महसूस करता है, हर दिल से, और अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ देर बाद हॉल और पुलिस पहुंचते हैं। पर्सी अब पूरी तरह खो चुका है। आंखें खाली, आवाज नहीं निकलती। अब उसे मानसिक अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन स्टाफ के रूप में नहीं, बल्कि एक मरीज के रूप में। अब पॉल के सामने सबसे मुश्किल सवाल है, क्या वो एक निर्दोष इंसान को मौत के हवाले करेगा? वो अपनी पत्नी से बात करता है और वह कहती है कि जॉन से ही पूछो कि वह क्या चाहता है। शायद जवाब वही है। अगले दिन पॉल जॉन से मिलने जाता है। गार्ड्स उसे वार्डन की प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम में ले जाते हैं, जहां टॉप हैट फिल्म दिखाई जा रही है। कॉफी स्क्रीन पर नर्तकियों को देखकर कहता है कि वे तो फरिश्तों जैसी लगती हैं। और फिर वह दिन आता है जब कॉफी को फांसी पर ले जाया जाता है। पॉल उसके गले से मेलिंडा का लॉकेट उतारता है और वादा करता है कि उसे लौटा देगा। कॉफी मुस्कुराकर कहता है कि उसने सपना देखा था जहां मिस्टर जिंगल्स माउसविल में 2 छोटी बच्चियों के लिए करतब दिखा रहा था। जब उसे फांसी की कुर्सी पर बैठाया जाता है, वह एक बार रुकता है। बाहर बैठे लोग उसे नफरत से देख रहे होते हैं। कुछ तो कहते हैं कि उसे 2 बार फांसी दी जाए। ब्रूटल उसे समझाता है कि उन लोगों को मत देखो, हमें देखो जो सच्चाई जानते हैं और तुझसे प्यार करते हैं। डीन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। पॉल खुद को संभालने की कोशिश करता है। जब काले हुड का वक्त आता है, जॉन कहता है कि कृपया उसे अंधेरे में मत छोड़ना क्योंकि वह डरता है।
पॉल उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है। बिना हुड के पानी में भीगा स्पंज तैयार करता है। कमरे में गहरी चुप्पी छा जाती है। पॉल बोल नहीं पाता, बस चुपचाप जाकर जॉन का हाथ थाम लेता है आखिरी बार। पॉल के मन में बस एक ही बात घूम रही होती है, हम सब ने मिलकर एक चमत्कारी इंसान को मार दिया, और ऐसी गलतियां हर दिन होती हैं। आखिरकार वह कमांड देता है, 2 बिजली चलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कोई चीख नहीं, बस कमरे में बैठे बड़े बड़े मर्दों की धीमी सिसकियां। जॉन की मौत के बाद पॉल वो लॉकेट उसके गले में दोबारा पहनाता है, सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट। वर्तमान में पॉल ये पूरी कहानी एलन को सुनाता है। ये उसकी आखिरी फांसी थी। इसके बाद उसने और ब्रूटल ने ट्रांसफर ले लिया बच्चों के सुधार गृह में, ताकि वे किसी का जीवन संवार सके। लेकिन एलन को भरोसा नहीं होता। अगर ये सब सच है तो पॉल इतने बूढ़े क्यों नहीं लगते? पॉल उसे एक पुरानी झोपड़ी में ले जाता है, जहां एक सिगार बॉक्स में मिस्टर जिंगल्स अभी भी जिंदा है, वही चूहा जो धागे की रील को घुमाता है। एलन चौंक जाती है। पॉल बताता है कि जब जॉन कॉफी ने उसे छुआ था, उसी दिन से उसमें कुछ चमत्कारी बदलाव आ गया। अब वह 100 से अधिक साल का है। उसने हर उस इंसान को खो दिया है जिसे वो प्यार करता था, और अब एलन को भी। पॉल को लगता है कि ये उसकी सजा है, एक चमत्कारी इंसान की मौत में शामिल होने की। तो दोस्तों, अगर आप पॉल की जगह होते तो क्या आप भी वही करते? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त कहानियां आप तक पहुंचती रहें।